हम्म। इंसानियत हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे इस सेशन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि वो जो टॉपिक है ग्राउंड जीरो मूवी का, जो ये रियल स्टोरी है, जो रियल मिशन था बीएसएफ का, जिसको इंडिया के इतिहास का, बीएसएफ के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन कहा जाता है, अगर वो कश्मीर से जुड़ा है तो मेरे ख्याल से कश्मीर से जुड़ी एक और जो दुखद खबर है उसके ऊपर भी मैं 1 मिनट प्रकाश डालूं। पहलगाम, इंसानियत शर्मिंदा होती हुई नजर आई, जहां धर्म पूछकर धर्म के नाम पे बंटवारा करने के लिए दूर दूसरे देश से आए घुसपैठियों ने आतंकी हमला कर एक नरसंहार कर दिया। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता था, अभी हम लोग स्टेबलाइज हो ही रहे थे। अभी हम लोगों को मौका मिला ही था कि हम कश्मीर की सुंदर वादियां और सुंदरता का लुत्फ उठाए, लेकिन शायद कुछ लोगों को यह चीज रास नहीं आ रही थी और उन्होंने इंसानियत शर्मसार करने के लिए यह नरसंहार रच डाला। मेरे पीछे ये जो आपकी तस्वीरें भी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों के पीछे भी ऐसी भयानक कहानी है जिसको बताते हुए जी रुक जाती है। ये औरत पहली शादी की महीने की सालगिरह मनाने जा रही थी और अपने पति के डेड बॉडी के साथ फोटो इसकी वायरल हुई। ये वही मसूद अजहर है जिसकी जो हेड जैश ए मोहम्मद, जो इसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वही मसूद अजहर है जिसकी सब्सिडरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस पहलगाम के भयानक हमले, आतंकी हमले को अंजाम दिया। और ये जो तस्वीर है ये अभी तक एक नॉर्मल सेल्फी लग रही होगी, ट्विटर पे आपने नॉर्मल वीडियो की तरह देखी होगी, लेकिन इसके पीछे भी दिल दहला देने वाली कहानी है दोस्तों। ये मम्मी पापा अपने बच्चे के बोर्ड को टॉप करने की खुशी मनाने के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि इनकी ये जो शिकारा में बैठी खुशी है ये चंद मिनटों की या चंद घंटों की खुशी थी। हमें इस बात का बेहद बेहद दुख है। और हाँ, आपने बहुत सारी एक्सप्लेनर वीडियो भी देख ली होगी, 3D एनिमेशन वीडियो भी देख ली होगी, तो आपको समझ भी आ गया होगा कि पहलगाम का हमला क्या है। और केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और जो भारत की सेना है, मेरे ख्याल से अब हमें उन पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इसका बदला कैसे लेना है। एक बार फिर से पहलगाम में मरने वाले सारे लोगों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है, शत शत नमन है, और उन सारे भारतीय सेना जो अब इसका बदला लेंगे उनको हमारी तरफ से एक रिस्पेक्ट है। खैर, कश्मीर की इस दुखद कहानी से हटके अब आपको थोड़ी होप देने वाली कहानी के बारे में बताऊं। ये वो उम्मीद है जो आज भी इस कलयुग के जमाने में, इस आतंकवाद की चरम सीमा होने पर एक बहुत बड़ी मिसाल बनती नजर आएगी। ग्राउंड जीरो मूवी अभी रिसेंटली शुक्रवार को रिलीज हुई है, इमरान हाशमी की मूवी है। वो इमरान हाशमी नहीं जिनको हमने जन्नत और मर्डर जैसी मूवी में देखा है, ये वो इमरान हाशमी है जो इंडियन आर्मी से जुड़ी एक स्टोरी, एक कहानी आपके समक्ष ला रहे हैं। वैसे आप इन्हें पहले नेटफ्लिक्स के बार्ड ऑफ ब्लड वेब सीरीज में देख चुके हैं, वहां पे भी एक स्पाई थ्रिलर में कर चुके हैं, लेकिन ये ग्राउंड जीरो मूवी है जो एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से आ रही है। और ये ग्राउंड जीरो मूवी में इमरान हाशमी एक नरेंद्र नाथ दुबे जो बीएसएफ ऑफिसर थे उनका रोल प्ले करते नजर आएंगे। और ये मूवी बेस्ड है एक रियल लाइफ ऑपरेशन गाजी बाबा पे। गाजी बाबा ने कश्मीर को पहले तो जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को रिहा करने के लिए जो कंधार हाईजैक हुआ था, और उसके बाद कश्मीर में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, इन सबको अंजाम देने के बाद गाजी बाबा कैसे गाजी बाबा बना, कैसे उसने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर और फॉरेन जो टूरिस्ट हैं उनको एबडक्ट करने के बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दिया। भारत को सिर्फ इंटरनली ही डिस्टेबलाइज करने की उसने जरूरत नहीं करी, उसने भारत के जो बाहर के भी देश हैं उनके साथ भी जो डिप्लोमेसी है उनको भी खराब करने के लिए योगदान देने की पूरी कोशिश करी। लेकिन भारतीय सेना है जनाब, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, उनके सामने अगर इसकी नाक न कसेल दी जाती तो इनका भी नाम बीएसएफ कैसे होता। ऑपरेशन गाजी बाबा पे बेस्ड, ये सत्य घटना पे आधारित ये पूरी मूवी है ग्राउंड जीरो, जिसका आज मैं एक एनालिसिस करके छोटा सा आपके समक्ष पेश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि शायद इतिहास के पन्नों में या फिर एंटरटेनमेंट जगत या मीडिया की इतनी भेड़ चाल भाग दौड़ के बीच में कुछ ऐसे ऑपरेशंस दब गए हैं जिनको मूवी के तरफ से, मूवी के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आखिर बीएसएफ क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम ही बता रहा है, बॉर्डर पे जो तैनात हमारे इंडियन आर्मी के जवान होते हैं वो, इनका मुख्य काम ये होता है कि बॉर्डर से जो इलीगल एंट्री
एग्जिट हो रही है, चाहे वो लोगों की हो, चाहे सामान की हो, चाहे जो इंट्रूडर्स हैं, चाहे टेररिस्ट हैं, उनकी इलीगल एंट्री एग्जिट को रोकना, उनका पर्दाफाश करना, उनको जड़ से हिला देना, और इलीगल जो स्मगलिंग होती है बॉर्डर पे, जिनको इंट्रा बॉर्डर या क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग या ट्रेड कहा जाता है, उसको रोकने का जिम्मा, उस पे सख्त कदम उठाने का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का होता है। बीएसएफ ने बहुत सारे अनगिनत इन्होंने मिशंस को अंजाम दिया है, जिसमें से कुछ मिशंस मैं आपके सामने आपको याद दिखा रहा था। सबसे पहला था ये ऑपरेशन अर्जुन। ऑपरेशन अर्जुन में क्या हुआ था, पाकिस्तान के कुछ जो टेररिस्ट थे वो आर्मी के साथ मिलकर स्नाइपर्स का इस्तेमाल करके कश्मीर में डायरेक्ट हमारे जो सिविलियंस थे, इंडियन आर्मी था, जो कश्मीर के पुलिस पर्सनल्स थे, उन सबको पे हमला कर रही थी, स्नाइपर से असैसिनेट करने की कोशिश कर रही थी। और लगभग 2-3 महीने तक जब ये मिशन चला, जब एकदम हद पार हो गई थी, तो बीएसएफ ने सबसे पहले ये ऑपरेशन अर्जुन शुरू किया। ऑपरेशन अर्जुन में पाकिस्तान के बॉर्डर पे जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन सबको उजाड़ा ही नहीं, इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान आर्मी के जो बेस कैंप बॉर्डर पे थे, जिसका इस्तेमाल करके इंट्रूडर स्नाइपर से सिविलियंस पे अटैक कर रहे थे, उसको भी जड़ से उखाड़ा और ये ऑपरेशन अर्जुन बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा था कि ऑपरेशन अर्जुन में बीएसएफ ने जितने भी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे जितने भी आईएसआई, जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है, पाकिस्तान की आईएसआई के जितने भी रिटायर्ड एजेंट्स थे, उनकी जमीनें, उनकी प्रॉपर्टी, उनके फार्म, पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल थे, आर्मी जनरल थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके फार्म को भी जड़ से उखाड़ दिया इस ऑपरेशन अर्जुन में। फिर एक था ऑपरेशन चमलियाल। ऑपरेशन चमलियाल भी एक बहुत आप ये समझिए कि एक मिसाल पेश दिए ऑपरेशन था। इसमें क्या हुआ था, जो भी आतंकवादी थे जो एलओसी पे घात लगा के बैठे हुए थे, जो एलओसी पे खास तौर पर पाकिस्तान के टेररिस्ट जो एलओसी से इंट्रूड करने की कोशिश करते थे, और आपको पता होगा एलओसी पाकिस्तान और कश्मीर से होता हुआ जाता है, तो कश्मीर और पाकिस्तानी बॉर्डर पर इंट्रूडर्स जो बॉर्डर टाप के आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क था। ऑपरेशन चमलियाल में उस पूरे इंट्रूडर ऑपरेशन को और वो जो पूरा का पूरा इलीगल जो रूट था, उसको ध्वस्त करने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बीएसएफ ने रचा था। और ये ग्राउंड जीरो, जिस मूवी की मैंने अभी आपको इंट्रो भी दिया, ये भी बीएसएफ के एक ऑपरेशन पे बेस्ड है। तो मेरे को लगा कि आपको एक बार ट्रेलर देखकर, इंट्रो देखकर ये बताने की कोशिश की जाए कि बीएसएफ वाकई में कैसे कैसे मिसाल हमारे सामने पेश कर चुकी है। उसके बाद ये ऑपरेशन सुदर्शन है। ऑपरेशन सुदर्शन आप देख सकते हैं, एलओसी पे जो भी लश्कर तैयबा एलईटी के जो कैंप थे, लश्कर तैयबा के जो भी टेररिस्ट कैंप थे एलओसी पर, महीनों तक वहां पे गतिविधि नोटिस करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, उनको सीधा असैसिनेट करके वन वे डाउन किया था ऑपरेशन सुदर्शन में। इसके अलावा एक ऑपरेशन भीम भी था। स्लाइड में इतनी जगह नहीं होती ना, तो थोड़ा छुपा के भी बताना पड़ता है। एक ऑपरेशन भीम भी था। ऑपरेशन भीम में जो इंडिया के बीएसएफ था, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रचा था। भीम में जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से होता है, और पाकिस्तानी आर्मी की आड़ में सीज फायर वायलेशन करने में जो वहां के टेररिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप है, जो वो भी करते हैं, ऑपरेशन भीम में इसको भी अंजाम दिया गया था। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन जिसने भारत के इतिहास को, भारत के सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था, वो था ऑपरेशन गाजी बाबा। बीएसएफ ही नहीं, कश्मीर के भी जो राजनीतिक इतिहास है उसको थोड़ा सा पलट कर रख दिया था। गाजी बाबा का ये जो ऑपरेशन था, कहा जा रहा था ये वो मिलिटेंट है जो उस समय की जो हमारे भारतीय सरकार थी, सरकार के खिलाफ एक बगावत की आवाज़ थी। क्योंकि सीधी सी बात है, ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, उनकी रेडिकलाइज करने की एक तुच्छ सोच होती है, और वो तुच्छ सोच ये होती है कि कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे। खैर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अगर वो कश्मीर को अलग हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक गाजी बाबा भी आया था। गाजी बाबा की खास बात जो ये थी कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत महारत हासिल करता था, और उसने 50 से 60 बटालियन, अपने मिलिटेंट्स के बटालियन को कश्मीर में तैनात करके रखा था। जब बीएसएफ ने ऑपरेशन गाजी बाबा जब ऑपरेशन को अंजाम दिया, जब ये ऑपरेशन बाद में खत्म हुआ, तो बीते कुछ टाइम में हमने एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी। 50 से 60 जो बटालियन था मिलिटेंट्स का, वो उनकी संख्या भी कम होकर एकदम आधी, लगभग 20 से 30 बटालियन तक पहुंच गई थी। और 2019 में एक बार फिर से बीएसएफ को लाया गया था कश्मीर में, सिर्फ क्यों? ताकि जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो रहा है, उसके बाद अगर कोई ऐसी दर्दनीय या फिर कोई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको काबू में कर लिया जाए। बीएसएफ को लाने का कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा यही था, और
सबसे बड़ा कारण ये था, कश्मीर में उस समय जो पुलिस थी वो इतनी कैपेबल ही नहीं थी एम्यूनिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऐसे स्थितियों को अंजाम जो हो रहे हैं ऐसी स्थिति को संभाल पाए। कश्मीर की जो पुलिस थी उनकी जो राइफल होती थी, उनके जो बंदूक होते थे और उनकी जो ह्यूमन पावर होती थी वो इतनी मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से जो फैलाई जो षड्यंत्र होता है, जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको संभालने लायक ही नहीं होती है। इसलिए बीएसएफ को यहाँ पे लाया गया था और ये था ऑपरेशन गाजी, जिसमें मैंने यहाँ पे भी आपको बताया 50 से 60 बटालियंस थे कश्मीर में जो 20 से 30 हो गए थे और बीएसएफ को एक बार फिर से आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने वाला जो समय था उसमें दोबारा कश्मीर में लाया गया था। कश्मीर ने भी बहुत गंदे और बहुत ऐसे भयानक स्थिति देखी है जमीनी स्तर पर सच्चाई के नाम पर, जिसको बताते हुए शायद आज भी कश्मीरी जो पुराने कश्मीरी है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी व्यापारी हो, उनकी रूह कांप जाती है। वो एक स्लोगन है ना बहुत बड़ा, बहुत कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम में तरस नहीं आता एक घर को उजाड़ने में। कश्मीर के कुछ यही हालात थे सन 1980, 1990 और 2000 के दशक में। कश्मीर में हालात ऐसे हो गए थे कि ओपन फायरिंग पुलिस पे आम बात हो गई थी। आर्मी के जो सेना के जो हमारे जवान थे उन पे अटैक करना एक आम बात हो गई थी, रोजमर्रा की चीज हो गई थी। लोगों को अगवा करना वहां के लिए नॉर्मलाइज हो गया था और वहां की जो आम जनता थी उनके लिए नर्क में रहना आम बात हो गई थी। अब आप अपने आप को उदाहरण लेके देखिए, कल को आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, आपके सामने कोई मर्डर हो रहा है, आप देखेंगे और सबको कहेंगे अरे अरे मर्डर हो रहा है यार, देखो कैसे मार रहा है, बहुत तेज मार रहा है, ये तो इसको ऐसी मौत दी है, छी छी छी, राम राम राम, ईश्वर आत्मा को शांति दे। लेकिन कश्मीर में ऐसा हो गया था, मर्डर ही तो है, आम बात है, अभी फिर कल हो जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में ऐसे हालात हो गए थे और ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़िएगा। आज भी लाल चौक के पास जो वहाँ पे दुकान लगा के बैठते हैं उनसे पूछिएगा, वो भी आपको कश्मीर की उस स्थिति को बताते बताते उनकी आंखें नम हो जाएगी। और कश्मीर में वैसे तो दर्जनों अनेकों हमले हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये हमले हैं जो मैं आपके सामने एक बार ला रहा था ताकि ये बताऊं कि उस समय कश्मीर के हालत क्या थे 1990, 1980, 1990 और 2000 के दशक में। इनमें दो चीजें कॉमन है। सबसे पहले कि जितने भी हमले हैं ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इन्हें अंजाम दिया है। एलईटी लश्कर तैयबा, जिनके बच्चे जामिया में पढ़ते नजर भी आते हैं, दिल्ली में छुपते हैं, एनकाउंटर हो जाता है और उनके जो सिंपथाइजर्स हैं वो आते हैं उनको बचाने के लिए, शुगर कोट करने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। और दूसरा जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर की जैश ए मोहम्मद, वही जैश ए मोहम्मद जो भारतीय, जो हमारे केंद्र सरकार का पार्लियामेंट था, संसद था, उसके हमले में वो शामिल थे। 1990-93 के टाइम जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें वो शामिल थे। और कंधार हाईजैक में मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए उनको जो वो हिरासत में थे उनको वापस आज़ाद करने के लिए जो कंधार हाईजैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद वो है। और इसमें जो दूसरी चीज़ कॉमन है वो ये है, इनमें से आधे से ज़्यादा जो जनसंहार हुए हैं, नरसंहार हुए हैं, आतंकी हमला बाद के लिए पहले नरसंहार है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी इंसानियत की हत्या हुई है। वो जो इंसानियत की हत्या हुई है उसमें दूसरा सबसे बड़ी कॉमन चीज़ थी कि लोग 72 हूरों की खुशी के लिए रेडिकलाइज इतना इस हद तक हो जाते हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। सही सुना आप लोगों ने, जैश ए मोहम्मद एलईटी के साथ साथ जो दूसरी चीज कॉमन थी वो थी सुसाइड बॉम्बिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 1990 का ये गोकाडल मैसेकर था, गोकाडल नरसंहार था, जिसमें 6 फिरंगियों को, 6 फॉरेन जो हमारे टूरिस्ट थे उनको किडनैप कर लिया गया था। अब फॉरेनर्स जो इंडिया में आ रहे हैं, कश्मीर का लुत्फ उठा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही आ जाती है, डिप्लोमेसी। अब अगर हमारे इंडियन सिटीजन, अभी रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख रहे होंगे, यूक्रेन की हालत खस्ता हो गई थी, लेकिन यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ रहे थे कैसे डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ते नजर आए थे जब इंडिया यूक्रेन में रहने वाले इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनको एयरलिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको वापस इंडिया में नहीं ला पा रहे थे। वही वहाँ पे भी हालात उत्पन्न हुए। वैसे तो यहाँ पे ऑफिशियल आंकड़ा ये बताता है कि 6 फिरंगी जो टूरिस्ट थे उनको किडनैप करा है, और ये सारा काम किसका करा धरा है, ये ऑपरेशन जो बाबा गाजी है उसका, ये पूरा का पूरा। इस पे आगे मैं और बताऊंगा आपको। गोकाडल मैसेकर था जिसमें 6 जो फिरंगी टूरिस्ट थे उनको किडनैप कर लिया, उनमें से बस 1 जिंदा बचा, 5 की लाश आज तक नहीं मिली है। दूसरा 1993 किडनैपिंग ऑफ वेस्टर्न टूरिस्ट, ये भी वैसा ही था जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, इसमें इजरायली टूरिस्टों को टारगेट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 1998 का वंदना मैसेकर, ये हिंदुओं का एक नरसंहार था, और ये भी चुने हुए वो 23 ऑफिशियल डाटा ये बताते हैं कि 23 कश्मीरी पंडितों को एलईटी और जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट थे उन्होंने आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के घर में घुसकर एक एक से धर्म पूछकर उनको गोली मारी थी। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, औरतें हो, महिलाएं हो, किसी पे इन लोगों ने तरस नहीं खाया। इस स्तर तक ये गिर चुके थे। सन 2000 की बात है, 2000 का वो दशक था, 2000 यहाँ पे भी जो वायलेंस था, जो हिंसा थी वो जारी हो रही थी, जिसमें 2001 में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग
बॉम्बिंग थी, जिसमें उस समय के जो एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जो स्पीकर थे उनको टारगेट किया जा रहा था। टाटा सुमो गाड़ी पार्लियामेंट में घुसती है और वहां पे वो पार्लियामेंट में घुसती है, सुसाइड बॉम्बिंग होती है। इसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है राजनीति पर कि पार्लियामेंट में घुसकर, इतना संवेदनशील राज्य में घुसकर ये बॉम्बिंग हो जाती है। 2002 का रघुनाथ टेम्पल अटैक, ये बहुत शर्मनाक हमला था, ये बहुत शर्मनाक हमला था जैश ए मोहम्मद और एलईटी के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसका, क्योंकि रघुनाथ टेम्पल पे एक नहीं 2 बार आतंकी हमला हुआ है, 2 बार आतंकी हमला हुआ है। सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था मार्च 2002 में। मार्च 2002 में ओपन फायरिंग होती है, पुलिस पर्सनल्स मरते हैं, कुछ भक्त जो वहां पे दर्शन के लिए आते हैं वो मरते हैं। लेकिन अभी हालात स्टेबलाइज हो ही रहते हैं, अभी हम लोग ये प्रोसेस कर ही रहते कि इनमें इतनी ऑडेसिटी, इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मंदिर परिसर में घुसकर ओपन फायरिंग करते हैं। तभी नवंबर में एक बार फिर से सुसाइड बॉम्बिंग होती है। कुल मिलाकर इसमें 60 से 70 लोग मरते हैं। 38 लोग पहले जो मार्च में ओपन फायर हुए थे उसमें मरते हैं और बाकी फिर 40-41 लोग मरते हैं सुसाइड बॉम्बिंग में, जो नवंबर के महीने में होती है। उसके बाद नदी मार्ग मसैकर और डोडा मसैकर, ये दोनों 2003 और 2006 में जो हुए थे, ये भी कश्मीरी, ये हिंदुओं के ऊपर हुए थे, हिंदुओं के खिलाफ होने वाला ये वायलेंस के अंदर आता है। यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। अब एंट्री होती है ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया की, बाबा गाजी की। बाबा गाजी का अगर हम असली नाम की बात करें, वैसे उसको बहुत नामों से बुलाया जाता है। राणा ताहिर नदीम बाबा गाजी का असली नाम हुआ करता है और अब्बू जाहिद साहिल जाहिद करके इसका नाम बुलाया जाता है। बाबा गाजी खास तौर पर इसलिए लाइमलाइट में आता है क्योंकि बहुत, जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे फॉरेन टूरिस्ट को अबडक्ट करने का, किडनैप करने का ये पूरा का पूरा मिशन हो, कंधार हाईजैक का मिशन हो, दिल्ली में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था वो मिशन हो, कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में अटैक हुआ था वो मिशन हो, सब बाबा गाजी की ही रचयिता थी, सब बाबा गाजी का ही करा धरा था। और इसको सिर्फ इसलिए ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया नहीं बोलते। मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का प्रमुख था, उसने ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया बोल दिया था। जो हमारा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो थी और जो हमारे रॉ एजेंट्स थे, रॉ एजेंसी थी, इन्होंने तो इसको गोस्ट ऑफ कश्मीर बोल दिया था, कश्मीर का भूत बोल दिया था। इसकी गुरिल्ला वॉरफेयर वाली जो टैक्टिक थी वही कुछ ऐसी थी। प्लानिंग से लेकर बच्चों को रिक्रूट करने तक का बाबा गाजी का पूरा ये प्लान रहता था फ्रॉम स्क्रैच। यानी जो टेररिस्ट अटैक को जो प्लान करना है उसको सामान कहां से मिलेगा, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, सेफ हाउस का जुगाड़ करने की बात हो, यहां तक कि सर्विलेंस की बात हो, सारा काम बाबा गाजी करता था। लेकिन एक मैसिव इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन जो बीएसएफ ने किया था 2003 में, उसने बाबा गाजी को तो जड़ से हटा दिया। लेकिन बाबा गाजी की यहां पे जब बात हो रही है, ये जो मैंने आपको बताया इंडियन पार्लियामेंट अटैक, श्रीनगर आर्मी हेडक्वार्टर में 2 कार को घुसाकर श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर में भी बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें हमारे बहुत जो सैनिक थे वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद अनंतनाग मसैकर की भी बात हुई थी। और जब इतना कुछ इसने करा, क्योंकि आपको याद है जब मसूद अजहर को जब पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, जब उसे जेल में रखा था, तो कंधार हाईजैक हुआ था। कंधार हाईजैक की पूरी प्लानिंग बाबा गाजी ने करी थी और एज यूजुअल जैसा कि हुआ, हॉस्टेज को बचाने के लिए हमें भी थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ा। मसूद अजहर को हमने रिलीज करा, जल्द से जल्द रिहा किया। मसूद अजहर जैसी बाहर आया, ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया का ठप्पा देकर जैश ए मोहम्मद का इंडिया का ऑन ग्राउंड कमांडर बना दिया बाबा गाजी को, जिसको अभी मैंने आपको बताया अब्दुल जिहाद भी बोला जाता है। सुसाइड अटैक्स के लिए इसको महारत हासिल करवाई जाती थी। सुसाइड अटैक कराने के लिए जो प्लानिंग होती थी, बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करना होता है, वो सारा काम इसका होता था। गुरिल्ला वॉरफेयर में भी ऐसा कहा जाता था कि बाबा गाजी को अच्छे से पता है कि पहाड़ों में रहकर कैसे भारतीय सेना को चकमा देना है। गुरिल्ला वॉरफेयर की जो टैक्टिक होती थी वो इसको अच्छे से आती थी। और इसका ऑन ग्राउंड जो इंटेल था, जो इसका ऑन ग्राउंड नेटवर्किंग थी कश्मीर में, वो इतनी ज्यादा खासम खास थी कि इंडियन आर्मी बीएसएफ तक एक समय पे चकमा खा जाते थे। पुलिस, कश्मीर के जो पुलिस पर्सनल्स थे, जो लोकल पुलिस थे, वो तक इससे मिले हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसएफ भी जब बाबा गाजी को पहले, और जब बाबा गाजी के ऑपरेशन में मारने के लिए जो ऑपरेशन कर रही थी, उसमें पहली बार एक बीएसएफ के ही अंदर कोर कमेटी टीम में ही उनका एक मोल निकला। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑन ग्राउंड इंटेल और नेटवर्किंग के मामले में बाबा गाजी की कितनी महारत हासिल थी। और बाबा गाजी का मेन मकसद ही यही था कि भारत का जो सुंदर लोकतंत्र है उसको किस कदर डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और लोगों के मन में डर बिठा दिया जाए आतंक का, और लोगों को इस कदर मैनिपुलेट किया जाए ताकि लोग भी मानने लग जाए कि वाकई में कश्मीर को अलग हिस्से की जरूरत है। ये थी बाबा गाजी के कुछ बारे में, ताकि आपको पता चले कि बीएसएफ का क्यों इंडिया की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है।
अब जब बाबा गाजी के करीब ये जो करामात थी, जब वो काबू के बाहर हो रही थी, तो अब लगा कि कश्मीर पुलिस की बस की बात नहीं है, तो वहां पे एंट्री होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की। बीएसएफ सबसे पहले वहां जाके अपने नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करता है और वहां पे जो उनके मुखबिर होते हैं, जो इंडियन स्पाई होते हैं, उनको पूरी तरीके से इंटेल के साथ स्केल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, जब कश्मीर का 2001 का पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बाद ही बाबा गाजी को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का जो ठप्पा था, टैग था, वो दे दिया जाता है। उसके बाद 2002 में सबसे पहले बीएसएफ एक इंटेलिजेंस सेट करती है, क्योंकि बीएसएफ को पता था कि इनके खुद की सेना में, उनके खुद के डिपार्टमेंट में बहुत सारे मोल है, या फिर इनके जो स्पाई एजेंसी है, इनमें बहुत सारे मोल है जो बाबा गाजी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बार शुरू से स्केल करके बीएसएफ अपना एक मुखबिर नेटवर्क बनाती है, जो स्पाई रहकर ऑन ग्राउंड पल पल की अपडेट्स बाबा गाजी को देगा। क्योंकि बाबा गाजी का कहा जा रहा था कि करीब 16 से 32 सेफ हाउस थे कश्मीर में। अब जितने में एक सेफ हाउस की इंफॉर्मेशन मिलती थी, बाबा गाजी को पता चल जाता था कि बीएसएफ की आर्मी उनको उसको जा रही है, उसके ऑपरेट करने के लिए, उसका इनकाउंटर करने के लिए। वो सेफ हाउस यूं बदलता था, और सेफ हाउस बदलने का मतलब ये है कि वहां पे जो आम पब्लिक रहती है वो भी इसके सपोर्ट में रहे। उसके बाद 2022 की बात है, 2022 में ही, 2022 माफ करिएगा, जो मिड 2002 था, यानी मई जून का, उसमें यह पता चला कि बाबा गाजी कम से कम 6 महीने में 13 से 14 सेफ हाउसेस बदल चुका है। फिर 2002 का जब नवंबर दिसंबर का 2002 महीना आता है, 2002 में जब नवंबर दिसंबर होता है, तब पता चलता है कि बाबा गाजी एग्जैक्टली कम्युनिकेट किस तरीके से करता है। उसका कोड नेम होता है, कोड नंबर होता है 37। ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिससे कोड नेम, कोड नंबर पता चला। कोड नंबर को इंटरसेप्ट करना बीएसएफ ने शुरू किया, ताकि ये पता चले कि एग्जैक्टली वो बात किस किस से कर रहा है। उसके बाद जुलाई 2003 की बात है, जब बीएसएफ पहली बार एनकाउंटर करने जा रहा होता है। लेकिन जब एनकाउंटर करने जा रहा होता है, जब असैसिनेट करने जा रहा होता है बाबा गाजी का, तभी एक मोल बाबा गाजी को बता देता है, और बाबा गाजी जो है वो अपना सेफ हाउस छोड़ के दुम दबा के भाग जाता है। तो बीएसएफ का वहां पे थोड़ा सा फेल होता हमें नजर आया था। और ये है वो आदमी जिसके ऊपर ये मूवी बन रही है। इमरान हाशमी भी आपको दिख रहे हैं, नरेंद्र नाथ दुबे। ये बीएसएफ के वो ऑफिसर थे जिन्होंने अपने 4 सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक पूरे बटालियन के साथ गए थे और बाबा गाजी का एनकाउंटर करके आए। नरेंद्र नाथ दुबे वो इंसान जो ये बीएसएफ का जो ऑपरेशन गाजी बाबा था, उसके पीछे बैकबोन रीढ़ की हड्डी थे, जिनका रोल अब इमरान हाशमी इस ग्राउंड जीरो मूवी में कर भी रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था, जो पहला अटेम्प्ट हुआ था जिसमें एक मुखबरी की वजह से बाबा गाजी जिंदा बच जाता है, वो पूरा का पूरा जो उसके बाद जो सर्वेलेंस थी, जो ग्राउंड इंटेल थी, उसकी एक और नए सिरे से शुरुआत करी थी नरेंद्र नाथ दुबे ने। नरेंद्र नाथ दुबे ने एक वही के लोकल कारपेंटर को अपना मुखबिर बना लिया था, जो पल पल की अपडेट, बाबा गाजी एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन सा रोड, कौन सी सड़क का इस्तेमाल कर रहा है, वो सब अपडेट नरेंद्र नाथ दुबे को मिलता है। एक बार की बात है, अभी अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो उस समय के हमारे केंद्र प्रधानमंत्री थे, वो एक बार कश्मीर के दौरे पे आ रहे होते हैं, तो एक अंसार भाई था। अंसार भाई जैश ए मोहम्मद का ये एक ट्रेनर था, जैश ए मोहम्मद में काम करता था। अंसार भाई एक सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब जहां रैली के लिए आने वाले होते हैं, जहां एड्रेस करने के लिए आने वाले होते हैं, वहां आके सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला होता है। नरेंद्र नाथ दुबे उसे गिरफ्तार करता है, नरेंद्र नाथ दुबे जी उसे गिरफ्तार करते हैं। अंसार भाई से पूछते हैं, पूरी इंटेरोगेशन होती है, तब पता चलता है कि कोड नेम, कोड नंबर और आगे के क्या ऑपरेशंस होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद भी जो गाजी बाबा है वो रुकने वाला नहीं था। कारपेंटर से पता चलता है नरेंद्र नाथ दुबे को कि वो कौन से सेफ हाउस में है, कौन सा कोड नंबर यूज कर रहे हैं, सर्विलेंस का क्या पूरा का पूरा उसका पूरा मैनेजमेंट रहता है, वो सब उसे यही अंसार भाई जो सुसाइड बॉम्बिंग करने आ रहा होता है उससे पूछते हैं। और एक बार अपने रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स के साथ जाते हैं और उसका वो जिस सेफ हाउस में रह रहा होता है वहां पे सीधा हमला करते हैं। हमला भी ऐसे नहीं होता, बहुत एक तो इतना चतुर चालाक था गाजी बाबा। अगर आपको बताओ, गाजी बाबा एक जिस रूम में था, उस रूम में उसको 360 डिग्री व्यू पे जितना भी सर्वेलेंस कैमरा था उस पूरे नेटवर्क में रहता था। वो देखता था पल पल पे कि कौन से रेडार पे कितने रेडार पे बाहर कितने लोग हैं, कौन कौन है। और उसके रूम के अंदर, ऐसा समझिए उसका रूम है, उसके रूम में एक शीशा था और वो शीशे के पीछे छुपा हुआ था अपने आतंकवादियों के साथ, क्योंकि उसने नरेंद्र नाथ दुबे जी को अपने साथ आर्मी वालों के साथ आते देख लिया था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, जो कारपेंटर है वो कहता था शीशे में देखो, शीशे में देखो। आम शीशा दिखता है, जितने में नरेंद्र नाथ दुबे समझ पाते कि कारपेंटर का क्या कहने का मतलब है शीशे का। शीशे से बहुत सारे राउंड गोलियां अचानक से चलने लगती है, बहुत तेज गोलियां चलने लगती है। शीशा पहले तो फटता है, नरेंद्र नाथ दुबे को भी समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिर जैसे ही उन्हें थोड़ा सा समझ आता है वो प्रोग्रेस करते हैं, वो भी पलट के रिटेलिएट करते हैं। एक जवान वीर गति को वहां प्राप्त हो जाते हैं, 2 जवान घायल होते हैं। नरेंद्र नाथ दुबे का भी उंगली वो खो देते हैं। अब आप उनके जो रिसेंट इंटरव्यूज देखेंगे, आप उनमें भी देखेंगे नरेंद्र नाथ दुबे की उंगलियां गायब है। उनको नरेंद्र नाथ दुबे से जब
पूछा गया उस समय आपको कैसा लगा, वो बता रहे थे कि इतने वो सुन पड़ गए थे, उनको लग रहा था कि उनका जो दाहिना हाथ है वो अलग हो चुका है, उखड़ चुका है। नरेंद्रनाथ दुबे जब एनकाउंटर होता है वो भी पलट के जब गोलियां चलाते हैं, लेफ्ट हैंड से वो गोलियां चलाते हैं, जो उनका दायां हाथ था वो तो उखड़ने का उनको लग रहा था, वो बाएं हाथ से काफी राउंड फायरिंग करते हैं। जब अचानक से एक सुन सी आवाज होती है, शीशे के उस पार से कोई गोली नहीं आती। जब वो ऊपर उठते हैं, उनके जो थोड़े घायल सैनिक होते हैं उनके साथ जब जाते हैं तो देखते हैं कि लाशें पड़ी हुई हैं आतंकवादियों की, और एक इंसान ब्लू शर्ट में वहां पे लहूलुहान पड़ा है, वो था बाबा गाजी। और तब पता चलता है कि उनके इस ऑपरेशन में बाबा गाजी को उन्होंने मार दिया। यानी बाबा गाजी को देखिए शीशे के पीछे से छुप कर अचानक से गोलियां चलाई और उसको शीशे से पीछे दिख रहा है, पीछे रह कर दिख रहा है, क्योंकि वो शीशा ऐसा था आपको यहां से बाहर से कुछ नहीं दिखेगा लेकिन अंदर से सब दिखेगा। और इस तरीके से ऑपरेशन बाबा गाजी को अंजाम दिया गया और ये बीएसएफ का इतिहास का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। इंटेलिजेंस गैदरिंग करी गई, एनकाउंटर में दुबे जी का हमने, जो नरेंद्रनाथ दुबे, उनके हमने उनकी ब्रेवरी देखी, और लोकल कारपेंटर से सीक्रेट हाइडआउट्स के बारे में पता चला, और गाजी बाबा इस समय कहाँ रह रहा था, नूरबाग में रह रहा था, ये भी पता चला। और बीएसएफ की इंटेलिजेंस यूनिट ने मिलकर उस ऑपरेशन को अंजाम देके बाबा गाजी को मार दिया, जो कि जैश ए मोहम्मद टेरर आउटफिट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड कमांडर था इंडिया में, भारत में जैश ए मोहम्मद का। और इस कदर ऑपरेशन बाबा गाजी का समाप्त होता है, और इसलिए और इस पूरी जो ऑपरेशन था, सक्सेसफुल ऑपरेशन था, इस पे बेस्ड ये मूवी आई है ग्राउंड जीरो। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बीएसएफ किस एक्सटेंट तक ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। ऐसे अपडेट सेशंस एनालिसिस के लिए चैनल पे रेगुलर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और एक बार फिर से शत शत नमन है उन सारे लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ये पहलगाम अटैक पर, और हमें सलाम है उन फौजियों को, नरेंद्रनाथ दुबे जैसे फौजियों को, और उन सैनिकों को जो वीर गति को प्राप्त हो गए अपने जान, अपने प्राण की बिना सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद।